दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और मैं स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल देश की पाठशाला में। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है G20। हम सब जानते हैं कि इस बार G20 की जो मेज़बानी है वो भारत करने वाला है। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि G20 का मकसद क्या है और इसे क्यों बनाया गया और ये कैसे बना। उससे तो दोस्तों, आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। उससे पहले हम G20 को जानने से पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि G7 ग्रुप क्या है, क्योंकि G7 के मेंबर्स भी G20 ग्रुप में आते हैं। तो दोस्तों, G7 जो ग्रुप है वो बेसिकली तब शुरू हुआ जब अर्ली 1970s में, जब पूरी दुनिया में एक फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रही थी। तभी जो हमारी मिडिल ईस्ट कंट्रीज थी उन्होंने एक एम्बार्गो लगा दिया ऑयल के एक्सपोर्ट पे, जिस कारण से यूके और यूएसए और साथ ही साथ यूरोप जैसी कंट्रीज़ में बहुत ही ज़्यादा ऑयल क्राइसिस और एनर्जी क्राइसिस हो गया। तो जिसके कारण दोस्तों, इसका कारण ये था दोस्तों, जो एम्बार्गो ऑयल एक्सपोर्ट पे लगाया गया वो ये था कि ये सब कंट्रीज जो हैं इसराइल के सपोर्ट में थी। इस वजह से जो सऊदी अरेबिया, उन्होंने पूरे उसमें एम्बार्गो लगा दिया और जिस चक्कर में इन सब कंट्रीज़ को बहुत सफ़र करना पड़ा। तो क्या हुआ दोस्तों कि इनके फाइनेंस मिनिस्टर्स ने एक इन सब इश्यूज़ को डील करने के लिए एक मीटिंग बुलाई, जिसमें वाइट हाउस में ये मीटिंग हुई थी दोस्तों। इस मीटिंग में उन लोगों ने डिस्कस करा कि हम इन सब चीज़ों को कैसे वो करेंगे। तो इसमें बेसिकली 4 कंट्रीज़ के फाइनेंस मिनिस्टर्स मिले, जिसमें दोस्तों यूके, अमेरिका, फ्रांस और वेस्ट जर्मनी थे। और उसके बाद दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, इसमें दो लोगों को और ऐड कर लिया गया, जिसमें इटली और साथ ही साथ हमारे कनाडा को भी ज्वाइन कर लिया गया। तो दोस्तों, ये 6 मेंबर्स जो हैं उसमें ज्वाइन कर लिए गए और कुछ समय बाद इसमें जापान को भी ऐड कर लिया गया। तो बेसिकली इसमें G7 ग्रुप हो गए। और मैं दोस्तों बताना चाहूँगा कि 1998 में इसमें रशिया को भी ऐड कर लिया गया। फिर वैसे ही ऐसे हुई दोस्तों बेसिकली फॉर्मेशन, और इसका जो मकसद था वो बेसिकली एक इकोनॉमिक क्राइसिस से कैसे निपटना है, उसके लिए क्या इकोनॉमिक पॉलिसीज़ अपनानी चाहिए, वो सब चीज़ें इसका मकसद था। वैसे ही दोस्तों, जो G20 की जो स्थापना हुई वो भी बेसिकली सेम ही हुई। दोस्तों, क्या हुआ कि अर्ली 1997 में ये पूरे एशिया में, बेसिकली एशिया की कुछ कंट्रीज़ में एक ऐसा फाइनेंशियल क्राइसिस आया, जितना खराब फाइनेंशियल क्राइसिस, जिसमें साउथ कोरिया, थाईलैंड और इंडोनेशिया जैसे देशों में एक ऐसा क्राइसिस आया जिसके चक्कर में उनकी मनी डिवेल्यूट हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट हद से ज़्यादा बढ़ गई और देशों में दंगे तक होने लगे। जिसके कारण इसको डील करने के लिए जो G7 के मेंबर्स थे उन सब ने रियलाइज़ किया कि ये दुनिया कितनी इंटरकनेक्टेड है और एक दूसरे पे कितना रिलाई है। तो जिसके कारण इन लोगों ने सोचा कि अगर हमें क्या नाम है, पूरी दुनिया में अगर जहाँ पे कहीं पे भी अगर क्राइसिस आए फाइनेंशियल, तो पूरी दुनिया पे इस पर असर देखने को मिलता है। जैसे दोस्तों, इस क्राइसिस का असर चाइना, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, सारी रशिया, हर कंट्रीज़ पे देखने को मिला। तो इन सब पूरे 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 वर्ल्ड को इस क्राइसिस से निकालने के लिए G7 मेंबर्स ने एक मीटिंग्स बुलाई, जिसमें उन लोगों ने 26 सितंबर 1999 में हमारे G20 ग्रुप की स्थापना करी। जिसमें दोस्तों इसका जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया था वो बेसिकली ये था कि सबसे पहले तो वर्ल्ड लार्जेस्ट कंट्रीज़ जो थी उस समय उसके बेसिस पे उनको एंट्री दी गई, जो लार्जेस्ट इकोनॉमी को फॉलो कर रहे थे। उसमें दोस्तों भारत को उसमें एंट्री मिल गई, रशिया को उसमें एंट्री मिल गई, चाइना को उसमें एंट्री मिल गई। वैसे ही दोस्तों, जो दूसरा क्राइटेरिया था वो था कि रीजनल पावर, जो कुछ रीजनल पावर थी अपने अपने रीजन्स में, कुछ पावर जो बहुत ज़्यादा एमिनेंट थी, उन सब को इंक्लूड किया। जैसे उसमें सऊदी अरेबिया हो गया, टर्की हो गया, साथ ही साथ मैक्सिको हो गया, ये सब कंट्रीज़ को इसमें ऐड किया गया। तो ऐसे हुई दोस्तों G20 ग्रुप की फॉर्मेशन। G20 ग्रुप में दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि बेसिकली 19 कंट्रीज़ हैं और एक यूरोपियन यूनियन है। यूरोपियन यूनियन में हम सब जानते हैं कि बहुत सारी कंट्रीज़ आती हैं। तो ये था बेसिकली G20 के बारे में। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, जो G20 है वो सिर्फ और सिर्फ एक शुरुआत में तो सिर्फ एक फाइनेंस लेवल की मीटिंग, फाइनेंस मिनिस्टर्स मिलके मीटिंग करते थे, लेकिन ये बहुत समय तक चला। लेकिन 2008 में जब एक फाइनेंशियल क्राइसिस आया जिसने पूरी दुनिया को सकते में डाल दिया, उसके बाद इन लोगों ने सोचा कि ये सिर्फ और सिर्फ एक फाइनेंस मिनिस्टर्स के डिस्कस करने वाली मीटिंग नहीं, समिट नहीं होना चाहिए। इसको पूरी तरह से इसमें हेड ऑफ स्टेट्स और साथ ही साथ अलग अलग मिनिस्टर्स भी आके डिस्कस करना चाहिए। हर एक चीज़ के हर एक पॉइंट और एस्पेक्ट को समझना चाहिए और उसके लिए मेजर्स लेने चाहिए। इसलिए दोस्तों क्या हुआ कि उसके बाद से 2008 के बाद से जो पहली जो समिट जो हुई, जो मेन अच्छी समिट हुई, उसमें सारे हेड ऑफ स्टेट्स, मिनिस्टर्स और अलग अलग मिनिस्टर्स ने आके मीटिंग करी। और तब से ये मीटिंग जो है लगातार हर साल रोटेशनल बेसिस पे हर कंट्रीज़ को मिलती है। तो भारत का नंबर है दोस्तों, अभी तक
सबसे अभी तक 2 बारी सबसे ज़्यादा इस समिट को होस्ट किया गया। 2008 में यूएसए ने इसे होस्ट किया था और उसके अलावा एक और बार यूएसए ने इसको होस्ट किया। तो ये था दोस्तों बेसिकली G20 समिट का इतिहास। और इसमें जो बेसिकली इसका जो मकसद है वो बेसिकली एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस को डील करना है और साथ ही साथ उसके लिए इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बनाना है ताकि ऐसी कोई फाइनेंशियल क्राइसिस दोबारा कभी देखने को ना मिले। दोस्तों कुछ समय से इसमें जो है क्लाइमेट चेंज और सस्टेनेबल डेवलपमेंट जैसी मुद्दों के ऊपर भी बात हुई है। दोस्तों इस बार का जो थीम मोदी जी ने रखा है, या इस बार जो G20 का थीम है वो है वसुधैव कुटुंबकम। हम सब जानते हैं, हम सब ने ये सुना भी होगा। तो दोस्तों ये था हमारा G20। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा इसमें बेसिकली आप समझ सकते हैं इसमें ग्रुप ऑफ 20 लार्जेस्ट कंट्रीज़ है जिनका जो बेसिकली 85% जो है लार्जेस्ट इकोनॉमीज जो पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी है उसमें इनका 85% हिस्सा है और 2/3 ग्लोबल ट्रेड इन कंट्रीज़ के बीच में ही होता है। तो दोस्तों इन्होंने क्या करा कि ये सारी क्राइसिस को डील करने के लिए ये सब अपनी जो है बेसिकली स्पेंडिंग जो है बढ़ा दी और साथ ही साथ जो इन लोगों ने बैरियर्स लगा रहे थे, ट्रेड बैरियर्स, उन सबको कम करा ताकि इन सब चीज़ों को हम डील कर सके। तो ये था G20 समिट के बारे में दोस्तों। तो इसमें दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि हम कुछ कंट्रीज़ को इनवाइट भी करते हैं। इस बार जैसे मोदी जी ने 9 कंट्रीज़ को इनवाइट किया है, जिसमें बांग्लादेश, ओमान, यूएई, स्पेन, नीदरलैंड, इजिप्ट, सिंगापुर और नाइजीरिया और मॉरिशस जैसे देश हैं। उसके अलावा दोस्तों कुछ ऐसे परमानेंट गेस्ट लिस्ट मेंबर्स भी होते हैं, जिसमें गेस्ट लिस्ट इंस्टीट्यूशंस कहेंगे हम उन्हें। जैसे उसमें IMF आता है, WTO आता है, WHO आता है, अफ्रीकन यूनियन आता है, यूनाइटेड नेशंस आता है और एशियन की चेयर कंट्रीज़ आती हैं। तो ये होता है दोस्तों। मैं बताना चाहूँगा कि ये सिर्फ और सिर्फ एक हेड ऑफ स्टेट्स की ही मीटिंग नहीं है, ये एक मिनिस्टर लेवल मीटिंग भी है। साथ ही साथ इसमें बहुत तरह की चीज़ें भी डिस्कस की जाती हैं। तो दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ, जैसे मिनिस्टर लेवल मीटिंग्स में दोस्तों जो होता है उसमें एनर्जी मिनिस्टर्स अलग से मिलकर मीटिंग करते हैं और उसके अलावा एजुकेशन मिनिस्टर्स अलग से, फाइनेंशियल मिनिस्टर्स अलग से, डिफेंस मिनिस्टर्स अलग से मिलकर मीटिंग करते हैं आपस में। तो इसमें सिर्फ और हेड ऑफ स्टेट्स ही नहीं, साथ ये सारे मिनिस्टर्स भी मीटिंग करते हैं। उसके अलावा दोस्तों कुछ और मीटिंग्स भी होती हैं, जैसे C20 मीटिंग हो गई, जिसमें बेसिकली सिविल सोसाइटी से रिलेटेड मीटिंग की जाती है। उसके अलावा W20 मीटिंग, जिसमें वुमेन रिलेटेड डेवलपमेंट के बारे में और उनका कैसे डेवलपमेंट होना चाहिए और साथ इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस किया जाता है। उसके अलावा ये दोस्तों ये सारी कुछ मीटिंग्स होती हैं जो बेसिकली G20 के अंदर कराई जाती हैं। तो ये था दोस्तों बेसिकली G20 के बारे में एक पूरा ओवरव्यू जो मैंने आपको दिया। उसके अलावा दोस्तों मैं बताना चाहूँगा जो ये G20 की जो होस्टिंग है वो बेसिकली एक ट्रॉइका सिस्टम को फॉलो करती है, जिसमें सबको रोटेशनल बेसिस पे इसकी मेज़बानी करने का मौका मिलता है। तो इस बार जो मौका मिला वो भारत को मिला। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा ट्रॉइका सिस्टम में बेसिकली पिछले साल का प्रेसिडेंट जैसे इंडोनेशिया ने पिछली बार होस्ट किया था, और फिर इस साल का प्रेसिडेंट जिसे इंडिया होस्ट कर रहा है, और जो आगे आने वाले ब्राज़ील जो है 2024 में इसे होस्ट करने वाला है। तो ये तीनों मिलके इस सब चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हैं और इन सब को काम होता है इन सब चीज़ों को देखना और मेंटेन करना। तो ये था दोस्तों G20 के बारे में जो आज हमने डिस्कस किया। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और फ्यूचर में ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, तो और बेल आइकन को प्रेस करना भी बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।